आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव अपडेट में अब तक का अपडेट क्या है और अब तक के अपडेट में सबसे पहले आपकी भी नज़र, सबकी नज़र इस वक्त खित्ते लद्दाख पे है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान के जो ताल्लुकात थे उसमें राजनाथ सिंह रूस भी गए हुए हैं। इधर बड़ी फौज के सरबराह आज लद्दाख के दौरे पर भी पहुंचे थे। फॉरन जो अगली चौकियां हैं उनका मुआयना भी किया, फौजियों का हौसला भी बढ़ाया। लेकिन आपको ये भी बताएं कि कल जो मीटिंग हुई थी, करीबन सुबह 11:30 बजे मीटिंग हुई थी और 6 घंटे से ज़्यादा वक्त के लिए चली थी। उस मीटिंग के नतीजे कुछ नहीं निकल पाए। फिलहाल हम कहेंगे तो फेस ऑफ बराबर उसी तरह से जारी है। ट्रैक 2 पे भी बातचीत हो रही है और ट्रैक 2 के साथ साथ ट्रैक 1 और फौजी कमांडरों की मीटिंग्स भी हो रही है। बातचीत के अभी कुछ नताज नहीं निकल पड़े हैं, लेकिन इस सारे के बीच में फौजी सरबराह आज अगली चौकियों का, लद्दाख की अगली चौकियों का मुआयना भी करने पहुंचे हुए थे। आज का उनका दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जाता है और बताया जाता है कि उन्हें फौजी कमांडर ज़मीनी हक़ाइक़ से रोशनास भी करेंगे। ये सूरत हाल लद्दाख खित्ते की, जहां चीन और हिंदुस्तान की अफवाज का आमना सामना बराबर जारी है और इसी अफवाज के बीच में, इसी चीन और हिंदुस्तान की अफवाज के आमने सामने के बीच में आमना सामना लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी है। गोलाबारी हो रही है। 2 दिन पहले मत्सिल सेक्टर में गोलाबारी हुई थी और मत्सिल सेक्टर में हुई गोलाबारी के बाद गोलाबारी का आगे सिलसिला बढ़ा तो उड़ी के सेक्टर तक भी गोलाबारी पहुंची और उड़ी सेक्टर में पहुंचने के बाद ये गोलाबारी का सिलसिला जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ राजौरी सेक्टर में भी पहुंचा और पुंछ राजौरी सेक्टर में पहुंचने के बाद आज वापस मुड़ते हुए दिखाई दिया और आज फिर मत्सिल सेक्टर में जोर की गोलाबारी हुई है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान। और साफ जाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब गोले गिरते हों तो वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या हाल बनता होगा ये वही लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल गर्म है, अंदर की सूरत हाल यानी वादी कश्मीर में जो सूरत हाल पिछले इस महीने के दौरान देखने को मिली है वो बहुत पहले तक नहीं हुआ करती थी। इस महीने लगभग 1 दर्जन के करीब एनकाउंटर हुए हैं, यानी युक्म जून से लेकर आज की तारीख तक 1 दर्जन के करीब हुए एनकाउंटर और उनमें 30 से ज़ायद मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आज भी जनूबी कश्मीर के पुलवामा के इलाके में एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए, दोनों मुकामी बताए जाते हैं, जबकि इसमें एक CRPF का एहलकार भी मारा गया। कुल मिला के आज भी अमवात हुई और इन्हीं अमवात के साथ साथ आपको बताएं कि श्रीनगर के हुमामा के इलाके में जब CRPF के मारे गए एहलकार की रुखसती का वक्त हो रहा था, जब वो फंक्शन हो रही थी, वातलाइन समनी जो हो रही थी, उसके बाद जब मीडिया ने IG कश्मीर से सूरत हाल के हवाले से पूछा तो बात बिमना के उस स्कॉलर की भी आई जो नारानाग के इलाके में गुम हुआ था, गायब हुआ था। और IG कश्मीर ने यहाँ मीडिया को बताया कि कुछ खबरें मिल रही हैं कि वो मिलिटेंट बन चुका है, हिजबुल मुजाहिदीन उसने ज्वाइन कर ली है। क्या वो वाकई में मिलिटेंट बन चुका है, इसकी अभी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो रही है। ना ही सोशल मीडिया पर कोई उनका फ़ोटो वायरल हुआ है, ना ही कोई वीडियो की उनका जारी हुआ है। लेकिन IG कश्मीर ने आज बताया कि वो हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर चुके हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले श्रीनगर में जो इनकाउंटर हुआ था उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए थे। तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ने खबर ये भी चलाई थी कि श्रीनगर में मारे गए 3 मिलिटेंटों में एक ये भी शख्स है, ये भी PhD स्कॉलर भी है, बिमना का PhD स्कॉलर है। और कल उसके घर वालों ने, लवाकिन ने श्रीनगर में एक हल्का फुल्का एहतजाज भी किया और बात यही पहुंचाने की उसको लेबल ना लगाया जाए कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुके, बल्कि उसको ढूंढ निकालने के लिए सरकार कोशिशें करे। लेकिन IG कश्मीर ने आज प्रेस और मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें इनपुट्स हैं कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर ली है। ये एक पहलू कश्मीर की सूरत हाल का, एनकाउंटर्स का, और एनकाउंटर्स में गोलीबारी की खबरें भी। वादी लुलाब के वलकुल और डोर्स के जंगलात में आज गोलीबारी हुई है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी और उसी मौजूदगी के बाद वहाँ फौज ने मुहासरा किया, जंगलात का मुहासरा किया, जिस दौरान ये गोलीबारी हुई है। किसी भी नुकसान की किसी भी तरफ से कोई इतला वहाँ से नहीं मिली है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि आज सुबह पुलिस फौज की गश्ती पार्टी वहाँ से जारी थी और उन पे मिलिटेंटों ने अटैक किया। ये कुछ हल्कों ने बताया, लेकिन इसकी तस्दीक जो है वो हमें नहीं हो सकी है। फौजी ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की है, कुपवाड़ा में पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है। ये एक पहलू सूरत हाल का, ये एक पहलू हमारा
और तामीर तरक्की के इस पहलू में हम आपको बताते चलें कि आप NITs को ज़रूर जानते होंगे। पहले इसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहा जाता था। और NIT की जो नई रैंकिंग इस हफ्ते हुई है, उस रैंकिंग के मुताबिक जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क का इदारा करता है, उसके मुताबिक पिछले साल NIT की रैंकिंग जो थी वो 67वां नंबर था, 67वां नंबर था। अब की बार जो रैंकिंग हुई है उसमें ये रैंकिंग में NIT कश्मीर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर 200 पायदान नीचे गिर पड़ा है। तामीर तरक्की है, 200 पायदान नीचे आया है। आगे बढ़ने के बजाय 67 के बजाय हम 57 आ जाते, 47 आ जाते तो बात कह सकते थे, फ़ख्र से सर ऊंचा हो जाता। लेकिन 200 पायदान नीचे आ गया, 200 से नीचे आ गया है। तो कुल मिला के इससे क्या होगा? साफ जाहिर है इससे माली मावनत जो मरकज़ी सरकार इन इदारों को करती है वो कम होगी। इसके साथ साथ यहाँ जो एड सरकार देती है वो भी कम होगी, लोन वगैरह जो दिए जाते हैं उसमें भी कटौती होगी। तो यूँ समझ लिए हमारा NIT अब इस सारी सूरत में बहुत जल्द किसी दूर दराज के सरकारी स्कूल का मंजर पेश करेगा। फटा हुआ सरकारी स्कूल जिसके दरो दीवार टूटे हुए हों, हिले हुए हों, ऐसा ही मंजर हमारी NIT अब पेश करेगी। क्योंकि हमारी NIT ने वो काम किया है जो बहुत कम लोग करते हैं, तरक्की करने के बजाय तंजुली हुई है। और इसमें कहीं न कहीं हम NIT के अहदेदारों को जिम्मेदार ज़रूर ठहराएंगे। कोविड का बहाना तो होगा ही होगा, लेकिन ये कोविड का बहाना तो पूरे मुल्क में था। पूरे मुल्क की रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा NIT जो है जो नीचे आया है, इसमें कोई कहता कि कोविड है हम कर नहीं सके, तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि कोविड तो पूरे मुल्क में था, जब वो लोग आगे बढ़ गए तो हमारी NIT पीछे क्यों? और पीछे क्यों की बात के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि एक वाक़ा आज सुंबल बांडीपोरा के इलाके में आता है। सुंबल के बारे में आप जानते होंगे। सुंबल श्रीनगर बांडीपोरा शाहरा पर एक छोटा सा कस्बा है और वहाँ पे सुंबल के अस्पताल में खातून आ जाती है, इंदरकूट की ये खातून, और वहाँ पे डॉक्टरों से कंसल्टेशन लेती है। कुछ उसके लवाकीन बता रहे हैं कि दर्द ज़हन में मुब्तला थी और उस बाद जब वो डॉक्टर के पास वहाँ पे गई कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर ने उसको बताया कि वो कोविड का पहले टेस्ट कराए और वहाँ पे वो वापस गई कोविड के टेस्ट कराने। पास में जो लैब थी उस कम्प्लेक्स के साथ में ही, लेकिन चूँकि आइसोलेशन कोविड रिलेटेड है तो थोड़ा साइड में रहता है, दूर रहता है। जहाँ जाते जाते इसने वहाँ पे सरेरा एक बच्चे को, लैब की तरफ जाते जाते सरेरा इसने बच्चे को जन्म दिया और उस पर वह हंगामा हुआ। लवाकीन इल्ज़ाम लगा रहे थे कि डॉक्टरों की कोताही है, डॉक्टरों की गफलत है और उन्होंने उसका इलाज नहीं किया। लेकिन वहाँ के CMO, वहाँ के डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 8वां महीने था और ये रूटीन का चेकअप था। इनका अभी टाइम था, जो डिलीवरी एक्सपेक्टेड टाइम होता है उसमें अभी टाइम था, इसलिए डॉक्टर ने इसको रूटीन चेकअप के दौरान कोविड का टेस्ट कराने का मशवरा दिया और जाते जाते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी डिलीवरी होगी। ताहम उन्होंने बताया कि वहाँ के लोगों ने और उसके साथ साथ जो अमला है वहाँ का, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और उस बच्चे को अस्पताल अंदर लाया गया, जबकि खातून को भी एम्बुलेंस में ही, उसकी गाड़ी में ही, अस्पताल की गाड़ी में, वहाँ से जिन पत्थरों पे उसने बच्चे को जन्म दिया वहाँ से हॉस्टल तक लाया गया। डॉक्टर बता रहे थे, वहाँ की इंतज़ामिया बता रही थी कि गफलत शारी नहीं हुई है। अब गफलत शारी हुई है या नहीं हुई है, ये पहलू, ये तस्वीर सुंबल अस्पताल की ज़हूर हमारे नुमाइंदे, उसने वहाँ से ये पूरी तस्वीर ली है। उसने इस लवाकीन के, इस खातून के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी बात की, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डॉक्टरों ने गफलतशारी बरती है, कोताही बरती है। ताहम डॉक्टरों से भी उन्होंने बात की और उन्होंने डॉक्टरों की बात यही हम तक पहुंचाई कि डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी एक्सपेक्टेड टाइम था, जुलाई में इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी और ये जून का महीना 8वां महीना इसका था और 8वें महीने में ये अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी जो हुई है और इसमें गफलत नहीं है। चलिए, ये गफलत की बात, तो गफलत के साथ साथ आपको बताते चलिए हमारे यहाँ गफलत के बहुत से पुर्जे हैं। एक पुर्जा हमारी सड़कों का है, R&B डिपार्टमेंट है, और ये गफलत की कितनी मिसालें R&B डिपार्टमेंट देता है उसकी मिसालें आए रोज़ मिलती हैं। आज रावतपुरा टंगमर्ग में आग की एक वारदात पेश आती है। कुंजर से फायर सर्विस की गाड़ी जाती है आग बुझाने के लिए, लेकिन सड़क की हालत ऐसी, सड़क के पंजर इतने ढीले कि ये फायर सर्विस की गाड़ी के भी पंजर ढीले कर दिए। और जो फायर सर्विस की गाड़ी कुंजर से निकली थी उसको रास्ते में ही सड़क की वजह से ख़राब होना पड़ा, एक्सल टूट गया। वहीं पे आग बुझाने के बजाय उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यूँ जब तक दूसरे इलाके से गाड़ी वहाँ तक पहुँचती, रावतपुरा टंगमर्ग तक पहुँचती, तब तक 2
मकान नजर आतिश हुए थे, नुकसान हो चुका था। हमारी सड़कों का हाल, और इस सड़कों के हाल के पीछे का हाल कितना बेहाल है इसका अंदाज़ा आज लगा ही लिया होगा। लेकिन हमारी सरकारें भी कितनी बेहाल हैं। आपको नाज़रीन एक मिसाल देना चाहूँगा, उससे पहले आपको बताता चलूँ चाडूरा का इलाका, कल वहाँ पॉजिटिव केस आए थे और उस पॉजिटिव केस के बीच में आज पूरे इलाके को आइसोलेशन नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे लॉकडाउन में रखा गया था। और लॉकडाउन में रखते हुए पूरी तरह से एहतियात इंतज़ामिया कर रही है। रेड जोन करार दिया जा चुका कि कोई न कोई ये जो है वायरस जो है और ना फैले। लेकिन इसी मामले के साथ आपको एक और पहलू से रोशनास कराता हूँ। वादिये लोलाब का आपने नाम सुना होगा। यकम जून की तारीख है, मुझे बिल्कुल याद है। यकम जून की तारीख को एक नौजवान वहाँ पे हार्ट अटैक का लोग कहते शिकार हुआ, उसको श्रीनगर अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ श्रीनगर अस्पताल में उसकी मौत वाक़ा हुई। बताया गया कि वो कोविड का पॉजिटिव टेस्ट है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने हंगामा भी किया, कि कहा कि नहीं ये हार्ट अटैक का मामला था, कोविड नहीं है। लेकिन उसके लवाकिन, उसके दोस्तों का, रिश्तेदारों का टेस्ट जब किया गया तो करीबन 14 के करीब वहाँ पॉजिटिव आए। तो बात पते की हुई, सब रिश्तेदारों वगैरह को, जितने भी आसपास के लोग थे उनको उठा के क्वारंटीन सेंटर लिया गया। और आज तारीख 23 शायद है, तो आज की तारीख तक मामला सब ठीक ठाक था। 18 दिन वो क्वारंटीन में रहे और 18 दिन के बाद 19 तारीख को उनको वहाँ से छुट्टी भी दी गई। टेस्ट उनके दोबारा किए गए, वो नेगेटिव आए, यानी सब ठीक ठाक हो गया। किस्मत सबकी अच्छी। सब ने बताया कि अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये कोविड का वायरस जो था, ये जितने भी सस्पेक्ट थे सब ठीक ठाक हो गए। लेकिन अचानक आज कुपवाड़ा की ज़िला इंतज़ामिया को याद पड़ा और आज मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि कुपवाड़ा की ज़िला इंतज़ामिया लाओ लश्कर के साथ यहाँ वर्नों के गांव पहुंची, बोर्ड लगाना शुरू कर दिए, बैनर लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि रेड जोन का इलाका है। यानी 23 दिन बाद इंतज़ामिया कुपवाड़ा की जागी। 23 दिन बाद वहाँ पे रेड जोन का इलाका, आज उन्होंने ऐलान किया कि ये रेड जोन का इलाका है। तो कुपवाड़ा की इंतज़ामिया से मुकामी लोग हमारे ज़रिए पूछ रहे थे कि जागे हो तो बहुत सवेर से जागे हो या बहुत देर से जागे हो। जहाँ कोविड का अब नाम भी नहीं है, सब लोग वापस अपने अपने घरों को जा चुके हैं। उसके बाद आज रेड जोन करना किस खाते में है? क्या कोई ये पेच ढीला है या वो कुछ और बात भी कह सकते इसके हवाले से इंतज़ामिया के? ये कौन सा पेच ढीला है जो 23 दिन बाद वो ख्वाब खरगोश से जागे हैं? कश्मीरी में बहुत, लोलाब में बहुत कुछ सवाल से कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ गाँव में जो रीछ के बारे में कहा होता है कि वो रीछ विंटर्स में सो जाता है और जब यहाँ खेत में हल चलाना शुरू हो जाता है तो हल चलाते हुए जब वो ज़मींदार उस बेल को दौड़ाता है तो तब वो रीछ भी जाग जाता है उस दौड़ से। तो कुपवाड़ा में भी लोग कहते थे कि कहीं वही मिसाल तो नहीं है कि विंटर में सरकार सो जाती है, इंतज़ामिया कुपवाड़ा की सो जाती है और अब जागी है। यानी 23 दिन बाद कुपवाड़ा की इंतज़ामिया जागी इलाके को रेड जोन करने के लिए, पकड़ दकड़ के लिए। अब आज की कहानी के पीछे इंतज़ामिया का क्या मकसद कार फरमा था, ये कुपवाड़ा से समझ नहीं आ सका। हमने बड़ी कोशिश की थी। अंशुल गर्ग जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा है, हमने बड़ा राब्ता उनसे कायम करने की कोशिश की थी। हमने उन्हें मैसेज भी लिखा था, व्हाट्सएप पे भी उन्हें मैसेज किया था, हमने उनके फ़ोन पे कॉल भी किए थे, ऑफिस के नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन कोई रिस्पांस, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी हमारे SMS व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया। तो फ़ोन के हवाले से हम जानते हैं लैंडलाइन ऑफिस का भी काफ़ी बिजी रहता है, खुद अंशुल गर्ग का फ़ोन भी बिजी रहता है। वो अलग बात है, बेल जा रही थी, पिक नहीं करे थे, हो सकता है किसी मीटिंग में हूँ, लेकिन कोई जवाब हम उनसे जानना चाहते थे कि 23 दिन के बाद उनकी इंतज़ामिया जागी है। तो इस तरह की इंतज़ामिया जागेगी तो फिर कितना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह होगा कुपवाड़ा ज़िले का। ये हमारी रियासत के कुछ पहलू इंतज़ामिया के, लेकिन एक और पहलू पे भी हम चलेंगे और वो आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स की जब बात की जाती है तो माजी में सरकारें बड़े दावे करती थी। जो पॉलिटिकल सरकारें हुआ करती वो कहती थी हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाएंगे, NHPC को खाने नहीं देंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे। वोट बटोरने की सियासत वो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर करते थे। और आपको याद होगा एक बार हमारे एक पॉलिटिशियन ने यह भी बताया था कि इस साल अगर मैंने पावर प्रोजेक्ट्स वापस नहीं लाए तो मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि पावर प्रोजेक्ट्स भी वापस नहीं आए और वो पॉलिटिक्स से भी आउट हो गए। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये हमारे यहाँ तीन बड़े पावर प्रोजेक्ट, मोहरा उड़ी में पावर प्रोजेक्ट है, वो अब है तो सबसे पहला वही, लेकिन उसकी हालत इतनी है कि इंतज़ामिया उसकी तरफ कोई गौर नहीं कर सकी है और वो उसके अंजर पंजर अब ढीले हैं, बेकार बैठा हुआ है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर उस पर काम किया जाता, उसको रेनोवेट किया जाता तो यहाँ बिजली की खपत जो है वो बढ़ जाती थी। लेकिन उसके साथ हमारे यहाँ उड़ी फर्स्ट एंड उड़ी सिविल है। ये उड़ी फर्स्ट और उड़ी सिविल हमारा जो NHPC डिपार्टमेंट है उसको एवरेज में रोज़ाना 8 से 10 करोड़ रुपए की इनकम नहीं बल्कि उसका मुनाफा देता है। लेकिन इस NHPC की जिम्मेदारी भी है
लोकल एरिया डेवलपमेंट भी उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के मसाइल जो उनको हल करना होता है, जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ करना होता है। और इस दिलचस्प कहानी के पस मंज़र में हमें ये भी खबर हुई कि शनिचर को हमारे एक दोस्त, जर्नलिस्ट दोस्त उस इलाके में गए थे, तो NHPC के अहदेदारों ने उसकी बड़ी आवभगत की। तो हम भी बड़े परेशान हुए कि आखिर एक जर्नलिस्ट इलाके में जाते हैं तो NHPC के अहदेदार क्यों आवभगत करें। तो बाद में यही पता चली कि जर्नलिस्ट की आवभगत इसलिए की जाती है कि ताकि जर्नलिस्ट कोई अंदर की खबर जो है वो बाहर न पहुंचा दे। तो अंदर की खबर हमारे भी कान खड़के, हमारे भी माथा ठहका कि आखिर बात क्या है, जर्नलिस्ट अंदर खबर क्यों नहीं निकाल सकता है। तो हमने वहाँ के एक लोकल जो लीडर हैं उनसे बात की, उनसे जाना कि आखिर ये वजह क्या। तो ज़रा उनसे हमारी बातचीत आप भी सुनिए, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, आप सुनिए बातचीत, मुझे दीजिए इजाज़त मेरे साथी साहिल के साथ और उसके साथ साथ आबिद कादिर के साथ। आप ज़रा बातचीत सुनिए हमारे NHPC किस तरह से काम कर रही है। डिफाइन पड़ा हुआ है पिछले कई सालों से, तो गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अभी बात जो मेन इस टाइम आपका उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड जो है, उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड को दोनों को मिला के आपका कोई 18.57 मिलियन यूनिट्स जो होते हैं पर डे वहाँ जनरेट होते हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगाइए उसकी कॉस्ट क्या बनती है। इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, हाइड्रो पॉलिसी, 2008 में ये पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी के तहत JNK के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको LADF के तहत फंड्स जो है 2% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का जो था 2% जो है लोकल एरिया में वहाँ पे उनको ये डेवलपमेंट कामों के लिए लगाना था। उसका कहीं कुछ नामो निशान नहीं आज तक। इस तरह जो आपका डेली वेजर्स है वहाँ पे पिछले 15 सालों से ये डेली वेजर वहाँ काम कर रहे हैं उड़ी प्रोजेक्ट उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड में। इनकी तादाद कुछ 450 है जिनकी ज़मीनें गई हुई हैं, और वहाँ लोकल रहने वाले हैं 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो लोग इन्होंने लगाए हुए हैं। आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। मुख्तसर सी तनख्वाह दी जाती है उनको, कुछ 8,000 10,000 के करीब ऐसे ही करके, मतलब जैसे वो भीख मांग रहे हैं बेचारे वैसे करके। उनके बच्चे वो खुद एक मतलब भूखमरी के शिकार हो गए बेचारे। पिछले 15 सालों से वो डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास आए हमारा इसको रेगुलराइज किया जाए, आज तक वो नहीं हुआ। CSR जो होता है, लोकल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर कंपनी की, जी, उसके तहत कुछ काम होता है वहाँ पे, लोगों की कुछ डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। CSR के तहत जो हमारे 9 अफेक्टेड विलेज हुए हैं उड़ी सेकंड के, उसमें आज तक मेरे ख्याल से कोई रुपया 10-30 लाख रुपए का इन्होंने काम किया है। इस साल का जो CSR था वो लैप्स हो गया, क्योंकि NHPC के पास उनके पास शायद स्टाफ नहीं था। तो जितने भी हल्का जात में लोगों ने ये काम के लिए उनको रिकमेंड किया था, सरपंच ने, बाकी लोगों ने, उन्होंने उस हिसाब में मतलब जो उनका अपना ये सर्वे करना था और एस्टिमेट्स वगैरह बनाने थे वो बनाए नहीं। तो आपका फाइनेंशियल ईयर चला गया और वो पैसा भी लैप्स हो गया, वो लोगों को मिल नहीं पाया। वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें दी इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या उनको मुआवजा मिला? उनके अभी मुआवजे की कई बार जो है वो शिकायतें वगैरह, तो देखिए 20% जो मुआवजा लोगों का है आज भी वो बंद है, वो लोगों को नहीं मिला। रिहेबिलिटेशन के नाम लोगों को एक गैस बर्नर और एक चूल्हा दिया गया, वो मतलब सिलेंडर, और वो 2 चीज़ें दी गई लोगों को। जो टोटली डिसलिक्वर्ड जो लोग हो गए, जिनको वहाँ से निकलना पड़ गया, जिनके मकान चले गए, बाकी चीज़ें चली गई, उनको भी रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। रिहेबिलिटेशन के नाम पे लोगों के साथ धोखा किया गया उस टाइम में। उस टाइम के जो वहाँ के कंसर्न MLA थे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 6 महीने वहाँ पे स्ट्राइक रही, और अपने जो एक्स MLA वहाँ पे थे ताज साहब, वो आए, उन्होंने वहाँ बड़े डोल धमाके से लोगों को कहा कि आपको जॉब मिल रही है, 2 महीने के अंदर आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। आज तक वो ना एडवर्टाइजमेंट हुई, और 60 पोस्ट का हमने बोला जी हमने एडवर्टाइजमेंट की, लोगों से लिया गया, ये अपने फॉर्म वगैरह लोगों ने सबमिट किए। तब से आज तक वो कोर्ट में चला गया, वो बात कोर्ट तक चली गई, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वो दर बदर भटक रहे हैं ऐसे ही। जिन लोगों की लैंड की वहाँ पे 543 फैमिलीज़ की लैंड की हुई है, आज तक उनको किसी को भी जॉब नहीं मिली। ये एक सवाल जो है, जब मीडिया वहाँ जाता है, जब कोई बड़ा MLA लीडर जाता है, ये NHPC के लोग जो हैं बड़ी आवभगत करते हैं, ये आवभगत की वजह क्या होती है? ये मिली जुली इनकी सरकार है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से वो लोग, उड़ी के लोग जो है इतने सालों से उनको जो हक जो है वो नहीं मिल रहा है। नहीं, आवभगत, सपोज मैं वहाँ गया,
सुना उन्होंने, मीडिया वाला आ गया, एनएचपीसी के लोगों ने बड़ी आवभगत की। ये क्या रीज़न होता है, क्यों आवभगत इतनी होती है? गवर्नमेंट की कंपनी है, इसका रीज़न कुछ पता चला? ये रीज़न यही है सर कि जो एक्चुअल कंडीशन आपकी साइट्स पे है, जो लोगों के साथ वो कर रहे हैं बर्ताव, वो चीज़ किसी न तरीके से बाहर ना आ जाए, पब्लिकली बाहर ना चली जाए, उस चीज़ को बचाने के लिए ये सब चीज़ की जाती है। उस टाइम पे उनको आगे आके इनका कोई जनरेशन, जब आपने कहा कि करीबन 20 लाख मिलियन होती है वहाँ से, जी ये प्रॉफिट यूजुअली कितना होता है दिन का, अंदाज़ा कितना है? देखिए सर, इनका अगर दिन का इनकी इनकम करें तो 7 से 8 करोड़ रुपया इनका डेली का ये है। और ये बिजली बनती है पावर पे, पानी पानी सॉरी बिल्कुल पानी है। पानी में इतना तो आपको पता ही है, खर्चा है। रॉयल्टी वगैरह जो हमारा है वो है नहीं कहीं, उसको वो दे नहीं रहे हैं। LADF जो है 2% आपका शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो NHPC उनको इसमें से प्रॉफिट देती है, उसका 2%, NHPC का 2%, ये 4% मिला के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है, इसका जो जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो आज तक इसका एक भी पैसा NHPC ने उड़ी में नहीं लगाया। आप वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग इस चीज़ को उठाते नहीं हैं कभी मामले में? सर आए दिनों यहाँ पे उड़ी में स्ट्राइक्स होती है इसी चीज़ को लेके कि आपका हमें इंसाफ दो, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारा जो डेली वेजर्स के जो यूनियंस के जो अपना प्रेसिडेंट है, वो तो अपना जाके सेंटर में मोदी जी से, बाकी लोगों से मिलके अपनी रिप्रेजेंटेशन उन्हें हर जगह दी। पिछले 15 साल से वो दौड़ रहे हैं बेचारे, उनकी ओवर एज हो गए वो, अब वो कहाँ जाएंगे? उनका जितने भी उनकी अपनी एज का जो कीमती टाइम था उन्होंने NHPC में दे दिया। उनका जो पावर हाउस है, लोकल एम्प्लॉयमेंट कितनी है NHPC में? लोकल एम्प्लॉयमेंट ये कोई अपना 250 से 300 लड़के जो बेचारे वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको आज तक पता नहीं। बड़े पोस्टों पे कोई है, इंजीनियर वगैरह? नहीं, कोई नहीं है, खाली साफ सफाई पे लगा है, कोई DG ऑपरेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई इनका कुक है, बस इसी पे लगा है। जो पावर हाउस में मेन फंक्शन हो रहा है, मशीनरी जो है वहाँ पे टेक्निकल जो साउंड है, कोई 60-70 डैम में है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टेक्निकली साउंड है, जिनके तहत आप सोचिए कि पावर हाउस चल रहा है। ये जो कोविड-19 की वजह से इनका स्टाफ जो बाहर था वो चला गया, इन्हीं बच्चों ने डबल शिफ्ट में काम किया है पावर हाउस को। इसकी आपको मैं ये बताते हुए मुझे खुशी भी होती है और एक दुख भी है। आप NHPC की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड की प्रोग्रेस हुई है NHPC 1 और 2 में इस साल। जो पिछला ये 2-3 महीने में इतनी अच्छी जनरेशन हुई है, जो इनका टारगेट था टारगेट से कहीं ज़्यादा। तब भी इन बच्चों को जो इंसाफ नहीं, बेचारे जो 15 इन्हीं की वजह से हुआ। इनका स्टाफ जो था वो बाहर था, क्योंकि वो जहाँ घर गए तो कोई छुट्टी पे था, वो वापस नहीं आ पाए, वो वहाँ ही था। लेकिन इन्होंने अपना दिन रात मेहनत करके अपना 100% एफर्ट दे के इनके जनरेशन को लॉस नहीं होने दिया और कर दिया, लेकिन इनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा है।